जय हिंद दोस्तों। आपके अपने परिवार द शिवा एकेडमी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सी टेट एग्ज़ाम में कोहल वर्ग की टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। यदि आप कोहल वर्ग की टॉपिक को समझ लेते हैं तो 4 से 5 प्रश्न तो अवश्य बनेगा दोस्तों सी टेट के एग्ज़ाम में। इसलिए दोस्तों, हम पहले कोहल वर्ग की थ्योरी को समझेंगे, उसके बाद उससे संबंधित हम प्रश्न करेंगे। तो आज की टॉपिक में दोस्तों हमने कोहल वर्ग की थ्योरी और उससे बनने वाले प्रश्न को लिया है। इसलिए आप हमारे इस सेशन में लास्ट तक बने रहें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा हमारे इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले थ्योरी सेशन। थ्योरी सेशन है दोस्तों, कोहल वर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत पियाजे के सिद्धांत का संशोधित रूप था। तो कोहल वर्ग ने किसका सिद्धांत दिया दोस्तों? नैतिक विकास का सिद्धांत। उनके नैतिक विचार पियाजे के सिद्धांत से प्रभावित थे। कोहल वर्ग के अनुसार छात्रों में नैतिकता का विकास जन्मजात नहीं बल्कि समाज द्वारा होता है। वह अपने सिद्धांत द्वारा 3 अवस्थाएं दिए दोस्तों। उन 3 अवस्थाओं को 6 चरणों में माना है दोस्तों। 6 चरणों को सार्वभौमिक मानते हैं। तो आइए देखते हैं आगे। कोहल वर्ग ने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन वर्ष 1969 में किया एवं 1981 और 1984 में अपने विचारों में संशोधन का कार्य किया दोस्तों। कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक छात्रों में भावात्मक रूप का अंग होता है। कोहल वर्ग ने अपने प्रशिक्षण हेतु कथाओं का उपयोग करते हुए वह इन कथाओं के मध्य से छात्रों से कुछ प्रश्न पूछते थे। उन प्रश्नों से प्राप्त उत्तरों के माध्यम से नैतिक विकास की सिद्धांतों का निर्माण करते थे दोस्तों उदाहरण के लिए बात करें तो कोहल वर्ग की एक कथा है जिसमें से प्रत्येक शिक्षक संबंधित परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि एक लघु कथा है। वह इस प्रकार से है दोस्तों। कथा क्या है? यूरोप की एक महिला जो बीमार थी, जो मौत और जिंदगी के मध्य लड़ाई लड़ रही थी दोस्तों। उसके पति का नाम हिंज था। डॉक्टर के अनुसार एक दवाई है जिससे उनकी जान बचाई जा सकती है। आइए देखते हैं आगे दोस्तों। उस समय उस दवाई की खोज एक फार्मासिस्ट ने की थी। उस दवाई का मूल्य बहुत अधिक था, क्योंकि जिस फार्मासिस्ट ने उसकी खोज की थी वह उस दवाई के निर्माण में लगे धन से 10 गुना अधिक धन ले रहा था, जिस कारण उस औरत का पति हिंज उसे खरीदने में असमर्थ था। बात यह थी दोस्तों कहानी कि हिंज नाम का एक व्यक्ति था, उसकी पत्नी बीमार थी और उसे एक फार्मिस्ट था दोस्तों जो दवा बनाया था, उस दवा को बहुत अधिक दाम में बेच रहा था, जिसको हिंज खरीदने में असमर्थ था दोस्तों। एक दिन हिंज उस फार्मासिस्ट के पास गया और उसे कुछ पैसे देकर कहा कि मुझे वो दवा दे दीजिए, उससे अपनी पत्नी की जान बचा सकता है। आप कुछ पैसे रख लीजिए, बाकी के पैसे मैं आपको बाद में दे दूंगा। परंतु उस फार्मासिस्ट ने इसे साफ मना कर दिया दोस्तों। उसने कहा कि मैंने इस दवा की खोज अत्यधिक अधिक धन अर्जित करने के लिए की है। आप मुझे जब तक इसका पूरा मूल्य नहीं चुकाएंगे तब तक आपको यह दवाई नहीं दूंगा। यह बात सुन हिंज को गुस्सा आया और उसने दुकान को तोड़ फोड़ कर उसकी दुकान से उस रेडियम मतलब दोस्तों दवा को चुरा लेता है। कोहल वर्ग ने अपनी इस कथा के आधार पर प्रश्नों का निर्माण किया, जिसको उसे 2 भागों में विभाजित किया। कोहल वर्ग ने इस पर दोस्तों प्रश्न बनाया और इस पे 2 भाग निर्धारित किए। नैतिक दुविधा। कोहल वर्ग के अनुसार कभी कभी हम सही और गलत के मध्य निर्णय लेने में जिन दुविधाओं या समस्याओं का सामना करते हैं उसे नैतिक दुविधा कहा जाता है दोस्तों। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न हुआ दोस्तों, अगर हिंज चोरी नहीं करेगा तो उसकी पत्नी मर जाएगी
और ये अगर उसने चोरी की तो उसको पुलिस पकड़कर जेल में बंद कर देगी। तो यह रही दोस्तों नैतिक दुविधा। आइए देखते हैं आगे। नैतिक तर्कणा क्या था मेरे दोस्तों? दो विचारों के मध्य सही और गलत का चयन करना। जैसे दोस्तों हिंज ने अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए चोरी करने का फैसला किया, यह नैतिक तर्कणा है। आइए देखते हैं आगे। कोलबर्ग ने अपनी नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन 3 अवस्थाओं में किया, जिनमें उन्होंने 3 अवस्थाओं को 6 चरणों में विभाजित किया। इनकी अवस्था है दोस्तों 3, लेकिन चरण कितने हैं इसके? 6 है दोस्तों। पहली अवस्था है पूर्व रूढ़िगत नैतिक अवस्था। कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की यह अवस्था जहाँ 4 से 10 वर्ष तक चलती है। करें कि यह अवस्था दोस्तों 4 से 10 वर्ष चलती है। इस अवस्था में छात्रों का नैतिक विकास न के बराबर होता है, अर्थात बालक इस अवस्था में सही और गलत के मध्य अंतर समझने में असमर्थ होता है दोस्तों। इस आयु में छात्र सही और गलत का चयन दंड पाने का भय और पुरस्कार पाने की लालसा से करता है। कोलबर्ग ने नैतिक विकास की इस अवस्था को 2 भागों में विभाजित किया है। तो पहली अवस्था को भी दोस्तों कोलबर्ग ने 2 अवस्था में बांटा है। पहली अवस्था है दोस्तों इसकी दंड और आज्ञा पालन। इस प्रकार छात्र सही गलत के मध्य अंतर का चयन उसके प्रति दूसरे के व्यवहार के अनुसार करते हैं, अर्थात अगर वह गलत कार्य करते हैं तो उन्हें उनके घर वालों से दंड प्राप्त होता है, और अगर वह कोई अच्छा काम करते हैं तो उन्हें किसी व्यक्ति के द्वारा पुरस्कार और तारीफ सुनने को मिलती है। आइए देखते हैं आगे। आगे देखते हैं दोस्तों आत्मा अभिरुचि और प्रतिफल अभिमुखता, यह दूसरा है पहले चरण का दोस्तों। इस अवस्था में छात्र अपने रुचि के अनुसार आज्ञा का पालन करते हैं एवं वह कार्य अधिक करते हैं जिससे उन्हें उस कार्य को करने से अधिक फल प्राप्त हो। यह पहले चरण की दूसरी अवस्था है दोस्तों। आइए देखते हैं दूसरी अवस्था। दूसरी अवस्था है दोस्तों रूढ़िगत नैतिकता की अवस्था। इसको समझते हैं दोस्तों। कोलबर्ग के अनुसार नैतिकता के विकास का यह दूसरा चरण है जो 10 से 13 वर्ष चलता है। पहला चरण है दोस्तों 4 से 10 वर्ष और दूसरा अवस्था है हमारे दोस्तों 10 से 13 वर्ष चलती है। इसके अंतर्गत छात्र अधिक सामाजिक होते हैं, अर्थात वह ऐसे कार्य करते हैं जिससे समाज से उन्हें सम्मान प्राप्त हो सके। इस आयु में दूसरे व्यक्तियों की नैतिकता के स्तर को अपने अंदर समाहित कर लेते हैं। आगे देखते हैं। वह दूसरे व्यक्तियों के मानक के अनुसार सही और गलत के मध्य अंतर को स्पष्ट कर उचित निर्णय ले पाता है। इस अवस्था को भी कोलबर्ग ने 2 भागों में विभाजित किया है जो इस प्रकार से है। पहली अवस्था इसकी दोस्तों अच्छा लड़का या लड़की बनने की आशा। देखते हैं दोस्तों इस अवस्था में छात्र या छात्राओं में अच्छा बनने की होड़ होती है, अर्थात इस अवस्था में दूसरों से उन्हें सम्मान की आशा होती है, जिस कारण वह सदैव अच्छा लड़का या लड़की बनने की मार्ग की ओर अग्रसर होते हैं। दूसरी अवस्था को देखते हैं दोस्तों कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता। इस अवस्था में छात्र कानून नियमों एवं नीतियों के प्रति सजग रहते हैं एवं समस्त नियमों एवं नीतियों का पालन करने की ओर अग्रसर होते हैं। इस आयु में वह नीति और नियमों की अवहेलना नहीं करते बल्कि उसे सत्य मानकर उसका पालन करते हैं। आइए देखते हैं तीसरी और लास्ट अवस्था दोस्तों उत्तर रूढ़िगत नैतिकता की अवस्था। कोलबर्ग के अनुसार यह अवस्था 13 वर्ष से ऊपर के बालकों की अवस्था होती है। यह नैतिकता की एक विकसित अवस्था है जिसमें छात्र नैतिकता कस विकास में परिपक्व हो जाता है। इस अवस्था में छात्र समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व को प्रमुखता देने लगते हैं। इस अवस्था को कोलबर्ग ने 2 चरणों में विभाजित किया है जो इस प्रकार से है। पहली अवस्था है दोस्तों सामाजिक समझौते की अवस्था। आइए देखते हैं इसे।
इस अवस्था में छात्र समाज के नीति नियमों को अपनाने लगता है, समाज के प्रति अपने व्यक्तित्व एवं व्यवहार में उचित परिवर्तन करने लगता है। कोलवर्ग के सिद्धांत के इस चरण के अनुसार छात्र पूर्ण रूप से सामाजिक कार्यों के प्रति उत्तरदायित्व को अपने अंदर समाहित करने लगता है। आइए देखते हैं दोस्तों, दूसरी और लास्ट अवस्था होगी सार्वभौमिक या विवेक की अवस्था। इस अवस्था में छात्र ऐसे मानकों का चयन करता है जो शाश्वत सत्य होते हैं, अर्थात जो प्रत्येक स्थिति में परिस्थितियों के अनुकूल होते हैं। इस अवस्था में छात्र अपने विवेक व आत्मचिंतन की सहायता से सही और गलत के मध्य निर्णयों के चयन करता है। यह छात्र की परिपक्वता को दर्शाता है। इस स्तर में छात्र अपने चिंतन के अनुसार नीति नियमों का पालन करने लगता है। तो यह रहे दोस्तों कोहल वर्ग की थ्योरी। अब हम इससे दोस्तों संबंधित प्रश्न करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर है, और प्रश्नों का यदि आप इन्हीं प्रश्नों को समझ लेते हैं तो इन्हीं प्रश्नों से दोस्तों 4 से 5 प्रश्न तो अवश्य दोस्तों बन जाएगा। या तो इसका प्राइमरी लेवल का हो दोस्तों, या तो जूनियर लेवल का हो, 4 या 5 प्रश्न तो इससे आना ही आना है, यह फिक्स है दोस्तों। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न दोस्तों, लॉरेंस कोहलवर्ग ने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो सुदृढ़ीकरण का सिद्धांत, नैतिक विकास का सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, अनुलग्नक का सिद्धांत। तो अभी बता के आए दोस्तों लॉरेंस कोहलवर्ग का नैतिकता के विकास का सिद्धांत था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों, कोहलवर्ग की अवस्थाओं में नैतिक विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 4, 7, 5, 6। बताइए दोस्तों। तो कोहलवर्ग की नैतिक विकास की अवस्थाएं पूछा है दोस्तों, चरण नहीं पूछा है। तो इसकी अवस्थाएं क्या होगी दोस्तों? 6। डी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों, कोहलवर्ग के नैतिक विकास के विचार के स्तर है। इसके नैतिक विकास के स्तर कितने हैं दोस्तों? 3 है, 4, 2, 8। तो इसका हो जाएगा दोस्तों, इनके नैतिक विचार का स्तर है दोस्तों 3। 3 के हैं 2-2 स्तर दोस्तों, इसलिए इनके अवस्थाएं 6 हैं और इसके विचार हैं दोस्तों 3। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों, एक बच्चा कुछ घरेलू कार्य करने के लिए प्रोत्साहन की मांग करता है। कोहलवर्ग के नैतिक चरणों में से कौन सा इससे संबंधित है? चरण 1, चरण 2, चरण 3 या चरण 5? बताइए दोस्तों इसका कौन हो जाएगा? तो यह संबंधित है दोस्तों चरण 2। अच्छा लड़की और अच्छा लड़का है यह दोस्तों, यह प्रोत्साहन की मांग करता है चरण 2 से। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। पांचवा प्रश्न दोस्तों, लॉरेंस कोहलवर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना चाहिए क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देखते हैं, नैतिक विकास के किस चरण को दर्शाता है? कोहलवर्ग के अनुसार है दोस्तों, किसी कार्य को इसलिए करना चाहिए क्योंकि दूसरे व्यक्ति इसे स्वीकृति देते हैं। इस किस चरण में आता है? प्रथम प्रथागत चरण में, उत्तर प्रथागत चरण में, अमूर्त संक्रियात्मक में, प्रथा पूर्व में। तो यह आता है दोस्तों प्रथा पूर्व चरण में। डी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा, डी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। कोहलवर्ग के नैतिक विकास के 6 चरणों में से पहला चरण निम्न में से कौन है? पहला चरण पूछ रहा है दोस्तों, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, अच्छे पारस्परिक संबंध, सामाजिक अनुबंधन और व्यक्तिगत अधिकार, आज्ञाकारिता और दंड। तो पहला मैं बता के आया हूं दोस्तों, आज्ञाकारिता और दंड। डी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा दोस्तों। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 7 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस स्तर पर निर्णय केवल व्यक्ति की अपनी आवश्यकताओं और धारणाओं पर आधारित होता है? पूर्व परंपरागत स्तर, औपचारिक संक्रियात्मक स्तर, उत्तर पारंपरिक स्तर, पारंपरिक स्तर। यह होगा दोस्तों ए, पूर्व पारंपरिक
स्तर बिल्कुल इसका सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 8। कोअलवर्ग के अनुसार अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास इंगित करता है। पारंपरिक नैतिकता को, उत्तर पारंपरिक नैतिकता को, परंपरागत नैतिकता को, सापेक्ष नैतिकता को। तो यह डिनोट करता है मेरे दोस्तों परंपरागत नैतिकता को। सी बिल्कुल इसका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोअलवर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? प्रसूति अवस्था, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उद्योग बनाम अधीनता व्यवस्था। तो इसका हो जाएगा दोस्तों बी, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है दोस्तों, रोहित ने अजय की डेस्क से ली हुई पेंसिल वापस रख दी क्योंकि उसे पकड़े जाने पर सजा मिलने का डर था। यह कथन कोअलवर्ग के सिद्धांत के अनुसार किस स्तर का वर्णन करता है? पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर, उत्तर परंपरागत स्तर, पूर्व संक्रियात्मक स्तर। तो यह करता है वर्णन दोस्तों पूर्व परंपरागत स्तर। ए बिल्कुल इसका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न दोस्तों। नैतिक तार्किकता कोअलवर्ग के सिद्धांत के अनुसार किस पर निर्भर करती है? संदर्भ पर, वाय उद्दीपक पर, प्रशिक्षण, विकास के चरण। तो यह किस पर निर्भर करती है दोस्तों? विकास के चरण पर। जिस हिसाब से बालक का विकास होता है नैतिकता उसी हिसाब से होती है। डी बिल्कुल इसका सही होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों, कोअलवर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। किस प्रकार से कोअलवर्ग बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास करेगा? शिक्षा को महत्व देकर, व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, कैसे व्यवहार किया जाता है इस पर कठोर निर्देश देकर। तो इसका हो जाएगा दोस्तों सी, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके मेरे दोस्तों उन्हें नैतिकता के मूल्यों के बारे में बताया जा सकता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों, किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोअलवर्ग के नैतिक तर्क के अनुसार सोपानों के विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा? यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। दंड आज्ञाकारिता अनुकूलन, सामाजिक संकुचन अनुकूलन, अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन, कानून व्यवस्था अनुकूलन। तो इसका हो जाएगा मेरे दोस्तों सी, अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन। इसका बिल्कुल सी सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, राधा अपने बच्चे अद्विक से घर का काम पूरा करने के लिए कहती है। वह पूछती है कि इससे उससे क्या फायदा होगा? कोअलवर्ग के अनुसार आद्विक विकास की किस अवस्था में है? आज्ञाकारिता और दंड अभिविन्यास, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, व्यक्तिवाद और विनिमय, सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार। इसका हो जाएगा मेरे दोस्तों ए, आज्ञाकारिता और दंड अभिविन्यास। इसका बिल्कुल सही होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि आप यह मेरे लिए करें और मैं वह आपके लिए करूंगा। यह बच्चा कोअलवर्ग की नैतिक तर्कणा की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा? अच्छा लड़का लड़की अभिमुखीकरण, सामाजिक अनुबंधन अभिमुखीकरण, सहायक उद्देश्य अभिमुखीकरण,
दंड और आज्ञा पालन अभिमुखीकरण। इसका हो जाएगा मेरे दोस्तों सी, सहायक उद्देश्य अभिमुखीकरण, बिल्कुल इसका सही होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, रोहित ने अजय की डेस्क से, यह दोस्तों रिपीट है, इसका हो जाएगा ए। तो इसका आंसर ही बता देता हूं दोस्तों, इसका हो जाएगा ए, यह प्रश्न रिपीट है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना चाहिए क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं, नैतिक विकास के किस चरण को दिखाता है? तो 17 को हो जाएगा दोस्तों डी, प्रथागत चरण को दिखाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्न अवस्था में लोगों की आशा तथा इच्छाएं पूरी करने के संदर्भ में सही या गलत का निर्णय लेता है। बताइए दोस्तों 18 कौन जाएगा? तो 18 को हो जाएगा बी, अवस्था 3। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों, वाइगोत्स्की की संतुति के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाक की संकल्पना क्या प्रदर्शित करती है? प्रदर्शित करती है कि बच्चे अपने आप से प्यार करते हैं, स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने कार्यों को निर्देश के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं, प्रदर्शित करती है कि बच्चे बुद्धू होते हैं इसलिए उन्हें प्रौढ़ों के निर्देशन की आवश्यकता होती है। डी कह रहा है दोस्तों, स्पष्ट करती है कि बच्चे अहम केंद्रीय होते हैं। तो इसका हो जाएगा दोस्तों बी, स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों को निर्देशन के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों आज का अपना लास्ट प्रश्न। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है दोस्तों, 9 वर्ष के बालक की नैतिक तर्कणा आधारित होती है। किसी कार्य के भौतिक परिणाम उसकी अच्छाई या बुराई को निर्धारित करते हैं। कोई कार्य सही होना इस बात पर निर्भर करता है कि उससे व्यक्ति को अपनी आवश्यकता पूर्ति होती है। नियमों का पालन करने के बदले में कुछ लाभ मिलना चाहिए। सही कार्य वह है जो उस व्यक्ति के द्वारा किए जाए जो अन्य व्यक्तियों को अपने व्यवहार से प्रभावित करता है। तो इसका हो जाएगा दोस्तों ए, किसी कार्य के भौतिक परिणाम अच्छाई या बुराई को निर्धारित करते हैं। तो दोस्तों यह रहे हमारे आज के कोहलबर्ग की टॉपिक और कोहलबर्ग की टॉपिक से संबंधित 20 प्रश्न। और दोस्तों 20 में से आपका स्कोर कितना रहा यह हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।